हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्मृति सिंह। वेलकम टू योर ऑन चैनल एलएलएस विद एसएस। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्म, तो 11th वाले बच्चे जिसका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड बोर्ड का, वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में वेबसाइट से 3 सेट रिलीज़ किया गया है। तो जैक बोर्ड से जो 3 सेट रिलीज़ है उसका मैं पहला सेट आज आपको कराने जा रही हूँ। पहला सेट में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, वो कितने क्वेश्चंस हैं और कितना आपको अटेंड करना है, ये तो आपको पता ही होगा। काफ़ी पहले हमारा ये वेबसाइट रिलीज़ कर चुका है। तो सिंपली ये आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो कि आपका एग्ज़ाम कैसे होना है। ये 11th का मॉडल सेट 1 है और मॉडल सेट 1 में ये मैं बायोलॉजी का आपको कराने जा रही हूँ। बायो में आपको 35 क्वेश्चंस पूरा दिया जाएगा। जो 35 क्वेश्चन है, उस 35 क्वेश्चन में 1.5 घंटे का समय होगा, ठीक है? 1 एंड 30 मिनट्स, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ये 1 घंटे और 30 मिनट का जो समय दिया जाएगा, वो सिर्फ 35 क्वेश्चन, तो आपके पास बहुत समय है, आप आराम से इसको कर सकते हो। आराम से इसको किया जा सकता है, ईज़िली समझकर ध्यान से, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि सेट 1 में क्या है, ओके? तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन में ये रहा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बना करके भी समझाई हूँ। तो मैं यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है। क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, वापस से मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि लीफ के अंदर एक बाउल लाइक सैक होता है, एक कटोरी की तरह, एंड उस बाउल लाइक सैक के अंदर आपको कुछ ऐसे पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जो ये पैकेट्स जो है ना, वो बहुत सारे होते हैं, ओके? ये जस्ट ऊपर नीचे एक दिखाई देगा इस तरीके से, ओके? तो ये ऐसा गोल गोल सा सैक लाइक, पैकेट्स लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये जो मैं बना रही हूँ, ये इसके पूरे स्टैक्स बना रही हूँ, ओके? तो ये पूरा का पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है जो एक बाउल की तरह है। उस बाउल के अंदर आपको कुछ ऐसे सेट्स दिखाई देंगे। ये वाले जो स्टैक्स हैं, बहुत सारे स्टैक्स होते हैं। उसमें ये सिंगल वाला स्टैक एक, अगर बोलते हो इसमें से सिंगल एक एक ए ओवल सैक लेकर चलते हो, तो इसको बोला जाता है थाइलाकोइड, ठीक है? इसको थाइलाकोइड कहते हैं। और पूरा का पूरा जो स्टैक्स है, पूरा का पूरा ये स्टैक की अगर बात करते हो, तो ये पूरे स्टैक को हम लोग ग्राना कहते हैं, ओके? तो एक को आप बोलोगे, एक को थाइलाकोइड बोलोगे और पूरा का पूरा सेट को आप बोलोगे ग्राना। और ऐसे बहुत सारा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा ग्राना होता है। और बीच में ये जो खाली जगह देख रहे हो, ये जो स्पेस है, ये फ्लूइड स्पेस होता है। फ्लूइड मीन्स इसमें कुछ फ्लूइड कंटेंट भरे होते हैं। तो इस फ्लूइड कंटेंट को बोला जाता है स्ट्रोमा, ओके? इसको कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो थाइलाकोइड है, इस थाइलाकोइड के ये मेम्ब्रेन है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला सेक्शन, उसको बोला जाता है ल्यूमेन, ओके? एक सिंगल जो मेम्ब्रेन है, वो पूरा का पूरा थाइलाकोइड कहला रहा है। और इस थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन, ओके? और ये सारे नेम मेंशन हो गए। उसके बीच अब देखोगे कि ये जो स्टैक्स हैं, ये 2 स्टैक जिसको ग्राना बोल रहे हो, इस ग्राना और ग्राना के बीच में अटैच्ड करने के लिए एक फाइब्रस लाइक, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है स्ट्रोमल लैमेली, ओके? ये कहलाता है स्ट्रोमल लैमेली। ये चीज़ें हो गई। तो ये इसके अंदर होते हैं, इसमें कुछ डीएनए भी होता है। और डीएनए वो सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम भी होता है स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा में ये जो फ्लूइड स्ट्रोमा है, इसके अंदर आपको राइबोसोम भी मिलेगा। वो राइबोसोम 70S का होता है, ओके? ये चीज़ है। तो क्लोरोप्लास्ट में मेजरली ये सारी चीज़ें मिलती है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे कंटेंट हैं। तो मैं आपको बता दी कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब आपको ऑप्शन चूज़ कर पाना बहुत आसान हो गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में ग्राना, ऑप्शन बी में फ्लूइड स्ट्रोमा, ऑप्शन सी स्ट्रोमल लैमेली एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो अभी तो मैं आपको बताई, इस पूरे स्टैक को ग्राना बोल रहे हैं। इसमें जो स्पेस है वो फ्लूइड स्ट्रोमा कहला रहा है। और बीच में ये जो ग्राना ग्राना को कनेक्ट करने वाला ये फाइबर है, थ्रेड है, उसको स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। मीन्स दैट कि ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो गया एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ओके? नाउ मूव ऑन।
Next question is what? Next question is the thylakoid membrane are associated with. Okay, अभी मैं तुरंत आपको ऊपर बताई, चलिए मैं स्क्रॉल करके ऊपर दिखा रही हूँ। ये आपको बताया गया था, एक जो अंदर बनाया गया एक, वो थाइलाकॉइड कहला रहा है ना। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन आर एसोसिएटेड विद, इन चारों में से आपको चूज करना है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन किससे जुड़े हुए हैं। तो ये आपको क्लास में मैं बहुत अच्छे से, बहुत ही ध्यान से करवाई हूँ, तो आपको याद होगा। क्या है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैं आपको बताई थी, इसके दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में भी मैं आपको बताई थी कि दो तरह के होते हैं, एक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है और एक साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के लाइट रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पे जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है वही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है इट इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, बी है ट्रैपिंग ऑफ लाइट, एंड सी है साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन, एंड डी है ऑल। तो मैं बता दूं कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन तभी संभव है जब उसमें लाइट ट्रैप हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ राइट होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट ट्रैप होगा तभी लाइट रिएक्शन संभव है, क्योंकि लाइट रिएक्शन होने के लिए फोटोस यानी लाइट की ज़रूरत है। एंड अगर वहाँ पे लाइट ट्रैप हो रहा है और लाइट रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी फिक्सेशन भी होगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट रिएक्शन के थ्रू एनर्जी भी फॉर्म होता है, तो वहाँ पे एनर्जी फिक्सेशन भी होगा। तो यहाँ पे 2 में आपके सबके सब राइट आंसर हैं। देन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, ये सब के सब करेक्ट हैं। ना मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। चलिए मैं थोड़ा इसको और छोटा कर दूं ताकि ये दिख जाए आपको। यस, अब स्क्रीन से ये जो मेरा इंस्टाट में एक वीडियो लगा हुआ है मेरा, तो उसके वजह से जो कट रहा था इस वजह से मैं छोटा कर दी इसको। अब देखिए क्या है ये आपको बताया जा रहा है 3 में, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर एसोसिएटेड विथ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लास में इसको एक्सप्लेन की हूँ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 और 2 क्या होता है ना। तो मैं आपको बताई अभी कि ये जो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 है ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। ओके, लाइट रिएक्शन में जो दो तरह के लाइट रिएक्शन आपको भी मैं बताई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ना, इसके अंदर दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, वो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 कहलाता है। ये 1 एंड 2 में एब्जॉर्बेंस पावर होती है, एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी होती है लाइट की, कि कितना लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्या मैक्सिमम पिक है इसका लाइट को एब्जॉर्ब करने का, उसके हिसाब से ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बोला जाता है ना। तो फोटो सिस्टम 1 में कौन सा पिगमेंट है जो एब्जॉर्ब करता है और कितना उसका हाई पिक होता है, ये चीज़ फोटो सिस्टम 1 और 2 में आइडेंटिफाइड है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो आपको पता भी होगा कि मैक्सिमम पीक ऑफ फोटो सिस्टम 1 क्या होगा और मैक्सिमम पीक ऑफ फोटो सिस्टम 2 क्या होगा, लाइट एब्जॉर्बेंस का मैक्सिमम पीक, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये लिखा हुआ है P680, यानी पीक 680 नैनोमीटर में इसको मेज़र करते हैं, तो नैनोमीटर में इसको मेज़र किया जाता है। तो P680 नैनोमीटर और P700 नैनोमीटर ऐसा है। आपको ये सिक्वेंसली लेना है, मीन फोटो सिस्टम 1 का पहले लेना है, फिर फोटो सिस्टम 2 का दूसरा। तो 680 और 700 होता तो है, पर ये फोटो सिस्टम 1 का नहीं, ये फोटो सिस्टम 2 का नहीं होता, तो ये सीक्वेंस सही नहीं है, ठीक है। तो बी में ऑप्शन लिखा हुआ है P700 एंड P680, तो यानी कि पीक 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी फोटो सिस्टम 1 में होती है, एंड फोटो सिस्टम 2 में पीक 680 नैनोमीटर की होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। ओके, सी में 600 और 780 ये तो होता भी नहीं है, और 780 और 600 ये भी नहीं है। तो इसमें ये और ये था जिसमें कि आपको सही सीक्वेंस चूज करना है, जिसमें फोटो सिस्टम 1 के लिए 700 पीक होता है और फोटो सिस्टम 2 के लिए 680 नैनोमीटर का होता है। ओके, देन आंसर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? 4 में है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जिसने भी क्लास अटेंड किया है उन लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है। तो मैं यहाँ पर तो आपको सिर्फ सेट करा रही हूँ, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी, लेकिन जिसने क्लास नहीं किया है वो वापस से वीडियो जो अपलोड है वहाँ जा कर के देख लीजिए और वीडियो से आप पता कर लीजिए इसके डिटेल्स को। ओके, और मेरा जो हिंदी मीडियम चैनल है LB विथ SS लर्न बायोलॉजी विथ स्मृति सिंह, उस पर भी बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर रखी हूँ, तो आप वहाँ से जा करके पता कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसी कुछ चीज़ है भी नहीं। तो लिखा हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था कि कोई भी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, चलिए सिंपली मैं हल्का आपको ड्रॉ कर दूं, वैसे तो आपको समझ आ ही रहा होगा। सिंपली जैसे कोई भी एक सिंपल डायग्राम बनाते हो सेल का, तो एक बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर सेंट्रली थोड़ा सा एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड जैसा बनाए और थ्रेड को एक मेम्ब्रेन से ऐसे उसको सर्कल अप कर देते हो मेम्ब्रेन से, और इसके बीच में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, है ना। तो ये पूरा एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया कोई भी एक सेल का, जिसमें कि सबसे बाहरी वाला जो मेम्ब्रेन आप ड्रॉ किए, ये मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, ये इसमें कैपेसिटी होती है कि वो कौन से पार्टिकल्स को इंट्रासेल्युलर लाना है और इंट्रासेल्युलर से कौन सा एक्स्ट्रा सेल्युलर करना है, इंट्रा से एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा सेल्युलर से इंट्रासेल्युलर, ये सिलेक्शन करने की कैपेसिटी इसमें होती है ड्यू टू सम फैक्टर्स। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पूरा डिटेल्स दिया था किसी ने, तो आपको वही चूज़ करना है किसने दिया था। तो ये पूरा डिटेल्स को एक मॉडल बना करके तैयार करके दिया गया था और उसी मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का किसने बनाकर समझाया था डिटेल्स को? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका लिखा हुआ है सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है स्लेडन एंड ऑप्शन डी है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन ए सिंगर एंड निकोलसन राइट आंसर हो गया, ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको चूज करना है जो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियाई जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। नो, मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ कि न्यूक्लियस के बेसिस पे ही सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब ही है प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, तो ये प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस होते हैं। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस कहने का मतलब जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये तो लिखा हुआ है मेम्ब्रेन होता है, तो ये तो रॉन्ग है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। यस, ये होता है, यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो ये तो करेक्ट है। आगे भी देख लिया जाए कोई और करेक्ट है क्या? प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। नो, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियाई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और कोई ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग है। प्रोकैरियोट्स हैव ATS टाइप ऑफ राइबोसोम। नो, इसमें ATS नहीं होता। मैं आपको बताई थी कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की जो दो यूनिट होती है उसमें छोटी वाली यूनिट 30S की होती है और बड़ी वाली यूनिट 50S की होती है। ओके, और जब 50S और 30S को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो कंप्लीट वो राइबोसोम 70S की बनती है, ना कि 80S की, क्योंकि वो 50S और 30S वो ओवरलैप्ड होता है, जिसमें 10S यानी 10 यूनिट जो उसकी सब यूनिट होती है वो हाइड हो जाती है और कंप्लीट पूरा का पूरा 70S का होता है, ना कि वो 80S का। तो ये आपका A, C एंड D ये तीनों के तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट हैं और आपको यहाँ चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका बी हो गया, बी इज द राइट आंसर। यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट?
नेक्स्ट वन इज द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज, नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजिनेज यहाँ पे मेंशन हो गया, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये नाइट्रोजिनेज है। ओके तो बोला जा रहा है कि एंजाइम नाइट्रोजिनेज क्या है, यहाँ डैश में आपको फिल करना है कि ये क्या है, किस तरह का प्रोटीन। तो मैं आपको बता दूं पहले कि नाइट्रोजिनेज होता क्या है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्चुअली ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरियल एंजाइम है। वो बैक्टीरियल एंजाइम ये कैटलाइज करता है, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। ये एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे जो काम करता है, ये बैक्टीरियल एंजाइम वो एटीपी को वो चेंजेस करता है, जिसमें कि डाई नाइट्रोजन यानी N2, चलो इसको लिख कर बताती हूँ। इसमें क्या होता है ना, डाई नाइट्रोजन मीन्स N2, इसको N2 को बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। तो ये डाई नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। ओके अमोनिया NH3, ये NH3, चलिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूँ, चलिए ठीक है। तो N2 को ये NH3 यानी कि डाई नाइट्रोजन को ये अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ओके जो बैक्टीरियल एंजाइम है और वो एक कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। तो आपको बताना है कि ये जो नाइट्रोजिनेज है वो किस तरह का प्रोटीन है। मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, कॉपर मतलब आयरन प्रोटीन, कार्बन आयरन प्रोटीन और मॉलिब्डेनम कॉपर प्रोटीन। तो ये किस तरह का प्रोटीन होगा, तो आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए मॉलिब्डेनम फेरम प्रोटीन मीन्स मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन ये होता है। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा और हल्का मिनिमाइज करूं, यस, ताकि पूरा स्क्रीन पे आ जाए। जो हमारा ये कॉर्नर कट रहा था वो भी आ गया। तो क्या लिखा हुआ है 7 में, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू। ओके ये पूछा जा रहा है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम हाईली सेंसिटिव है किस मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ये हाईली सेंसिटिव होता है नाइट्रोजनेज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन अमोनिया। ओके अभी मैं बताई ना कि डाई नाइट्रोजन यानी N2 से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के हेल्प से होता है, जो एक बैक्टीरियल एंजाइम है। तो वही आपको बताना है कि वन अमोनिया बनने के लिए कितने एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके वन अमोनिया बनने के लिए कितने एटीपी की ज़रूरत होती है, ये आपको समझाना है। ओके तो सिंपली ऑप्शन ए है 8 एटीपी, बी है 6 एटीपी, सी 4 एटीपी एंड डी 2 एटीपी। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 8 एटीपी की ज़रूरत होती है। ओके इसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने एटीपी की आवश्यकता पड़ती है अमोनिया को बनाने के लिए। तो ओनली वन अमोनिया को बनाने के लिए 8 एटीपी की जरूरत होती है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज इट। 9 इज लेग हीमोग्लोबिन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, यानी लेग हीमोग्लोबिन क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए। लेग हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है ये पूछा जा रहा है। तो लेग हीमोग्लोबिन होता क्या है, लेग मीन्स लेजुमिनस। ओके जस्ट रिमेंबर लेग मीन्स लेजुमिनस। लेजुमिनस प्लांट होते हैं जो पल्सेस के प्लांट होते हैं, यानी दाल के जो प्लांट होता है उसको लेग वो लेजुमिनस प्लांट कहते हैं। और हीमोग्लोबिन और मैं एक वर्ड आपको क्लास में भी बताई थी हीमोसाइनिन। ओके हीमोसाइनिन हीमोग्लोबिन नाम का जो कंपाउंड होता है वो मिलता है लेजुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। ठीक है चलिए मैं थोड़ा इधर ड्रॉ करके भी आपको बता दूं, जैसे कि कोई दाल का प्लांट है, उस दाल के प्लांट में जो रूट होता है ना, उस रूट में आप देखोगे बीच बीच में नॉड्स होंगे। ओके छोटे छोटे इधर नॉड्स होते हैं, थोड़ा मैं ऐसे ड्रॉ करके बता दे रही हूँ, पूरा स्ट्रेट रूट्स नहीं होता, बीच बीच में आपको नॉड्स मिलेंगे। तो ये जो रूट के नॉड्स होते हैं ना, उस नॉड्स में कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंट होता है प्रोटीन जिसको हीमोसाइनिन कहते हैं, वो लेग हीमोग्लोबिन भी कहलाता है।
तो ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे राइजोबियम नाम का एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया है, जो यहाँ पे बैक्टीरिया इस हीमोसाइनिन को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ओके, जिससे प्लांट को फ़ायदा होता है। जो भी पल्सेस के प्लांट हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होने से उसको अपना न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको भी अपना फूड मिल जाता है हीमोसाइनिन से। तो ये दोनों राइजोबियम बैक्टीरिया और ये जो प्लांट है लेजुमिनस प्लांट, वो दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा रहा है। सिम्बायोटिक मतलब दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया और लेजुमिनस प्लांट यानी पल्सेस के प्लांट जो होते हैं वो दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है ना। तो वही आपको पूछा जा रहा है कि जो ये हीमोग्लोबिन है, लेग हीमोग्लोबिन यानी हीमोसाइनिन, ये कहाँ प्रेजेंट होगा। तो आपको पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए इज शूट ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी इज लीफ ऑफ प्लांट, ऑप्शन सी इज फ्रूट ऑफ प्लांट एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स। तो वाकई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स। ओके, मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ डायग्राम बना करके आपको समझा दी, तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इट। 10 इज which one of the following microbes is not associated with nitrification। let me make it quite big। चलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़े, ये विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो। चलिए आ गया। देन व्हाट इज इट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो मैं आपको बताई थी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं N2, जो लगभग माना जाता है ये N2 78% होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये फ्री नाइट्रोजन है, ठीक है। N2 ये फ्री नाइट्रोजन है। ये फ्री नाइट्रोजन 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है, जिसको कि फिक्स करना पड़ता है हाइड्रोस्फेयर में। ओके, ये एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर में और लिथोस्फेयर मीन्स सॉइल में। तो ये फ्री नाइट्रोजन वाटर में और सॉइल में फिक्स होता कैसे है। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिसके हेल्प से ये प्रोसेस होता है। तो जब ये फ्री नाइट्रोजन यहाँ पर लैंड में पहुँचता है, चाहे वो वाटर में या सॉइल में आए, तो वो अमोनिया के फॉर्म में आता है, ठीक है, वो अमोनिया के फॉर्म में आता है। तो ये जो अमोनिया यहाँ पर आता है अमोनिया का फॉर्म में, ये किस बैक्टीरिया के हेल्प से आता है, और फिर जब अमोनिया से ये कन्वर्ट होता है सॉइल में नाइट्राइट में, ओके, NO2। चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ NO2। ओके, तो ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, फिर NO2 कन्वर्ट होता है NO3 में। ओके, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में भी समझाई हूँ, पर सिंपली मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। तो सिंपली ये क्या हो रहा है ना कि फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में था वो आ गया लिथोस्फेयर में अमोनिया के फॉर्म में, और अमोनिया से वो कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट में। फाइनली ये कंपाउंड बनकर तैयार हुआ जो कि प्लांट इसको ऊपर एब्जॉर्ब करती है। तो प्लांट्स इसको यहाँ पर लेना शुरू करती है नाइट्रेट को। तो सिंपली आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्सन हुआ जो लिथोस्फेयर में और हाइड्रोस्फेयर में हो रहा है, इसमें कौन से बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है, और आपको पूछा जा रहा है कौन से बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, ठीक है, नॉट एसोसिएटेड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपको पता है कि कौन सा इन्वॉल्व है, तो आप उसको छांट कर जो बचेगा वो आपको बताना है। तो सिंपली देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास इन्वॉल्व होता है इसमें। नाइट्रोबैक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है, नाइट्रोकॉकस का भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ। ये अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोकोकस की ज़रूरत पड़ती है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास की ज़रूरत पड़ती है, और नाइट्रोबैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर और बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो वर्क करते हैं। तो ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस तीनों के तीनों इन्वॉल्व है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। ओके, तो इस प्रोसेस को ही नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में ये तीनों इन्वॉल्व है। ऑप्शन डी लिखा हुआ है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास ये नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता।
ये इन्वॉल्व होता है डीनाइट्रिफिकेशन में। ओके, मीन्स दैट कि ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस लिथोस्फीयर में चल रहा है, ये फाइनली क्या होता है ना, ये लास्ट वाला नाइट्रेट ये कन्वर्ट हो जाता है, वापस फिर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, जो कि ये कंपाउंड फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्रेट जो कंपाउंड है वो फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। वो जिस बैक्टीरिया के हेल्प से कन्वर्ट होगा वो स्यूडोमोनास के हेल्प से होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, जब ये नाइट्रेट कंपाउंड फ्री नाइट्रोजन में वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, इसको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, जो कि स्यूडोमोनास के हेल्प से होता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज स्यूडोमोनास इज राइट आंसर। ये नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is the process of conversion of atmospheric nitrogen to ammonia is called. It's also very easy question. आपको पूछा जा रहा है, जो मैं इधर बताई आपको, ये देखिए, ये फ्री नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर में चल रहा है इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके, और जब ये कंपाउंड को फ्री नाइट्रोजन में वापस चेंज हो कर देते हैं तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ का प्रोसेस क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो चल रहा है प्रोसेस, ये सॉइल के अंदर और वाटर के अंदर ये हो रहा है नाइट्रिफिकेशन। और जब ये वापस सॉइल से एटमॉस्फेयर में पहुंच जा रहा है तो इसको कह रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, चलिए ये भी क्लियर हो गया। और अमोनिया से नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्राइट से ये नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट होता है, किस बैक्टीरिया के हेल्प से, ये भी मैं आपको बता दी। तो अब हमारा क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड। तो सिंपली मैं आपको बता दी, ऑप्शन ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। वाकई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन नहीं बोलते, अमोनिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन नहीं बोलते। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या पूछा जा रहा है? 12 में है डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर्स फर्स्ट इन। यानी कि जो मिनरल्स काफ़ी एक्टिव मोबिलाइज्ड होते हैं और उसमें जो डिफिशियंसी सिस्टम्स ऑफ एक्टिवली, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव मिनरल्स हैं वो पहले उसकी कमी होने के कारण एक जो दिक्कत आती है, जो उसमें एक सिम्टम्स होता है, ये किस में दिखाई पड़ेगा वो बताया जा रहा है। एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स जो हैं, जो अपीयर्स होते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, उसकी वजह से जो उसकी कमी, डिफिशियंसी जो उसकी कमी होती है, उसकी कमी होने से जो सिम्टम्स दिखाई देता है वो किस में दिखाई देगा पहली बार? तो आपको लिखा हुआ है ऑप्शन ए ओल्डर लीव्स, न्यू लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और ओल्डर लीव्स जो पुराने पत्ते होते हैं उसमें एक्टिवली मोबिलाइज्ड नहीं होते। तो एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स यहाँ ओल्डर लीव्स में नहीं होते। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या पूछा जा रहा है? 13 इज द पोलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। जो पोलन जर्मिनेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पोलन ग्रेन्स बनकर तैयार होता है स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन्स बनकर तैयार होता है स्टेमन पे, ठीक है, तो मैं एक सिंपली इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, वो फ्लावरिंग प्लांट में आप देखोगे कि फ्लावरिंग प्लांट में दो मेजर पार्ट होते हैं, एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट। फीमेल पार्ट कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, जिल कहा जाता है, गाइनोसियम भी कहते हैं। और मेल पार्ट होता है ये फिलामेंटस लाइक, ये फिलामेंट की तरह दिखाई देता है ऐसा, तो उसको स्टेमन कहते हैं। इसमें ये जो पार्ट आप ऊपर देख रहे हो ये कहलाता है एंथर, और नीचे वाला जो आप देख रहे हो स्ट्रॉ, ये कहलाता है फिलामेंट।
और इसमें जो कंप्लीट ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो फीमेल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, उसमें ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, बीच वाला ये स्टाइल कहलाता है, और सबसे नीचे जो बसल पार्ट है, फुला हुआ पार्ट, इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो पोलन जर्मिनेशन किससे संबंधित है, किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, कौन से मिनरल से। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेल पार्ट है एंथर, इस एंथर पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो पोलन ग्रेन्स जब वहाँ से ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा पे गिरता है ना, तो यहाँ स्टिग्मा पे आने के बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे जो जर्मिनेशन प्रोसेस चलता है वो किस मिनरल के हेल्प से होगा, यही आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए मैं बताऊँ आपको। तो लिखा हुआ है ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी आयरन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोरॉन। ओके, बोरॉन से एसोसिएटेड होता है, ये जो जर्मिनेशन प्रोसेस यहाँ चलता है वो बोरॉन के हेल्प से होता है, बोरॉन मिनरल से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। What is it? Question number 14 is formation of synaptonymal complex takes place at, ये synaptonymal complex क्या होता है, ये मैं आपको क्लास में भी बताई थी बहुत अच्छे तरीके से, जब मैं आपको सेल डिवीजन समझा रही थी। सेल डिवीजन में आपको मैं बताई थी कि माइटोसिस और मियोसिस दो तरीके के सेल डिवीज़न होते हैं, जिसमें कि मियोसिस सेल डिवीज़न जो होता है वो रिडक्शनल डिवीज़न भी कहलाता है, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना सेल के अंदर होता है वो डिवीज़न के बाद हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट है, तो वो डिवाइड होने के बाद फाइनली वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला बनकर तैयार होता है। ऐसा मियोसिस डिवीजन में होता है, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन मतलब कम होना, घट जाना। तो वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होकर के फाइनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल तैयार करता है, उसको मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस के दौरान ही उसके ढेर सारे फेजेज आते हैं मियोसिस डिवीजन में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और वो भी ये जो फेजेज हैं वो मियोसिस दो बार में कंप्लीट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ओके, ये चीज़ मैं आपको क्लास में समझा चुकी हूँ। तो दो बार मियोसिस डिवीजन होता है, एक बार फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होना है। जिसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में प्रोफेज, फर्स्ट प्रोफेज में, ये प्रोफेज काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स में ही ऐसा कौन सा स्टेप है, कौन सा ऐसा फेज है जिसमें कि स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, वही आपको बताना है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द जाइगोटीन। जाइगोटीन के स्टेप में ये चीज़ होता है। ठीक है, तो जाइगोटीन स्टेप जब आप देखोगे प्रोफेज वन, मियोसिस का प्रोफेज वन में जो जाइगोटीन फेज आता है उसमें आपको मिलेगा सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, now move on next question number 15 is what? Question number 15 is first stable product in C3 cycle is, ये C3 साइकिल क्या होता है ये मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। C3 साइकिल को ही हम लोग कैल्विन साइकिल बोलते हैं, और कैल्विन साइकिल एक पार्ट है डार्क रिएक्शन का। ओके, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो ये C3 साइकिल जो है ना, वो C3 साइकिल इन्वॉल्व है डार्क रिएक्शन से, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ओके, तो इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मैं अभी आपको बता दी। तो यहाँ क्वेश्चन आपका है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जब C3 साइकिल होगा यानी डार्क रिएक्शन होगा तो उसमें पहला जो प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड PGA, या फिर बी लिखा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA एंड फॉस्फोनॉल पाइरुवेट PEP एंड RUBP, कौन से हो जाएंगे? देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है PGA 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल का, डार्क रिएक्शन का। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 16. Who discovered oxygen?
हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट समझाई थी क्लास में, जो एक एक्सपेरिमेंट था कैंडल, एक बर्निंग कैंडल और रैट के बीच का, है ना। एक रैट मैं ली थी और रैट और एक बर्निंग कैंडल था। जो बर्निंग कैंडल और बर्निंग कैंडल लिया गया था एक प्लेट पे, और उसमें उस प्लेट पे एक रैट भी रख दिया गया था और एक जार से उसको ढक दिया गया था, जिसमें क्या ऑब्जर्वेशन था कि उस रैट की डेथ हो गई थी। मीन्स दैट कि वो जो बर्निंग कैंडल था, उस कैंडल से जो स्मोक आ रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड था, जिसके हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने से, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाने से उसकी रैट की डेथ हो गई। लेकिन वहाँ पे फिर दूसरे बार एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसी सेम एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट रख दिया गया। तो प्लांट जब डाला गया तो देखा गया कि कैंडल बर्न तो हो रहा है और प्लांट भी है और रैट भी डाला गया है, लेकिन रैट उस कंडीशन में लिविंग था, जबकि कैंडल बर्न हो रहा है, पर प्लांट के डालने से वो रैट लिविंग था, जबकि प्लांट नहीं था तो रैट की डेथ हो गई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बर्निंग कैंडल है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसमें कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस चल रहा है जिसको आज हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो वो प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जिससे कि रैट अलाइव है, वो जिंदा है। तो उस एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन जैसी कोई चीज़ है और ऑक्सीजन डिस्कवर हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था जिससे कि ये ऑक्सीजन डिस्कवर हो पाया कि हाँ ऑक्सीजन जैसी भी कोई चीज़ है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है और बताया गया है, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया। ऑप्शन ए इज ब्लैकमैन, ऑप्शन बी इज जोसेफ प्रिस्टली, ऑप्शन सी इज टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एंड इंगेनहॉज, देन ऑप्शन बी इज द जोसेफ प्रिस्टली। ओके, जोसेफ प्रिस्टली इज द राइट आंसर। इन्होंने ही ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। और बाकी जितने नेम यहाँ पर मेंशन है, ये सारे नेम से रिलेटेड भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाई हूँ क्लास में। आप उसको बड़े ध्यान से याद कर लीजिए। नहीं देखे हो वीडियो तो वापस जा करके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ओके, then option B is the right answer of the question 16. Okay, now move on next question. Question number 17, what is it? Question number 17 is, which among the following is called as amphibians of plant kingdom? It's also very easy. मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आपके पूछे जाने का फिर चांस है। और देखिए आपके सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, और मैं क्लास में ये समझा कर बताई थी तो आपको शायद याद भी होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं ये बताना है आपको। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस क्या होता है। एम्फीबियंस उसको कहते हैं जो वाटर में और लैंड पे दोनों जगह रह सकते हैं। ओके, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह रह सके। तो जो अपना प्लेस चेंज कर पाएगा वही ऐसा कर सकता है ना। तो ये एनिमल में संभव है, क्योंकि एनिमल अपना प्लेस चेंज कर सकता है, तो वो पानी में भी जा सकता है और लैंड पे भी आ सकता है। पर कोई प्लांट थोड़ी ना मूव करता, वो लैंड से पानी में और पानी से वो लैंड पे नहीं आ सकता। प्लांट के तो रूट एक जगह पे वो फिक्स होते हैं। तो फिर भी कोई एक प्लांट किंगडम है जिसमें कि ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहलाता है। तो ये प्लांट मूव करता है क्या? नो, ये प्लांट मूव नहीं करता। एक्चुअली एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो प्लांट हैं उसके प्लांट ग्रुप में से जो स्पोर्स गिरता है, वो स्पोर्स वाटर में जनरेट होता है और वाटर में ही वो जर्मिनेट होता है, वाटर में ही वो फॉर्म होता है। और वाटर में फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे जब वो प्लांट में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे वाटर जो होता है वो ड्राई होकर के वो डैम टाइप प्लेस बन जाता है, जो कि एक लैंड में कन्वर्ट होता है। पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सूख जाता है वहाँ से पानी और वो लैंड में कन्वर्ट होता है। तो वो पानी से फॉर्मेशन हुआ और लैंड में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से उस ग्रुप को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। तो आपको मैं बताई थी ऑप्शन सी इज ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। ब्रायोफाइटा ग्रुप में ऐसा होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को ही एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 is
क्रैंज एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आपको बोला जा रहा है ये क्रैंज एनाटॉमी जो होता है वो किसके फीचर्स हैं। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आपका ऑप्शन चूज़ कर लूँ तो फिर आपको समझने में भी आसानी होगी। यहाँ क्रैंज एनाटॉमी किसके फीचर्स हैं, ऑप्शन C3 प्लांट, ऑप्शन ए C3 प्लांट्स, ऑप्शन बी C2 प्लांट्स, ऑप्शन C4 प्लांट्स, ऑप्शन डी कैम प्लांट्स, कैम प्लांट्स। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, C4 प्लांट्स होते हैं। अब आपको पता नहीं कि C3 प्लांट्स क्या होता है, C2 प्लांट्स क्या होता है, C4 प्लांट्स क्या होता है, तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये C4 प्लांट्स होता क्या है। C4 कहने का मतलब ये 4 कार्बन्स को शो कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये क्रैंज एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट से रिलेटेड है। तो ये C4 कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, जब फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 होता है ना, ये इसका एटॉमिक मास कार्बन 14 होता है। तो जब ये कन्वर्ट होता है, ये 14 कार्बन पहली बार, जब ये 14 कार्बन पहली बार ये कन्वर्ट होता है, इसमें रिएक्शन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बार में ये 4 कार्बन बनकर तैयार होता है। ओके, तो ये जो 4 कार्बन बनते हैं ना, 4 नंबर्स ऑफ कार्बन, 4 कार्बन बन जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं C4 प्लांट्स। ओके, तो जिस प्लांट्स में ऐसा 4 कार्बन्स का फॉर्मेशन होता है उसको C4 प्लांट्स कहते हैं। तो 14 एटॉमिक नंबर वाले कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन पहली बार बना देता है। तो जिस प्लांट में ऐसा होता है उसको C4 प्लांट कहते हैं, और यही C4 प्लांट्स क्रैंज एनाटॉमी उसका फीचर हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 is, what is it? Question number 19, which one is an egg laying mammal? It is also very easy. सबको पता है कि जो भी mammals होते हैं वो बेबी बर्थ करते हैं, वो विविपैरस होते हैं, ठीक है। एग लेइंग एनिमल को बोला जाता है ओविपैरस, वो अंडे देने वाले एनिमल्स। तो अंडे देने वाले एनिमल्स में मैमल नहीं आता, मैमल है विविपैरस जो डायरेक्ट बेबी बर्थ करता है ना। लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल मैमल है जो कि एग डोनेट करता है, वो बेबी नहीं एग देता है। तो देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है प्लैटिपस, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी फ्लाइंग फॉक्स। तो ये सब के सब मैमल तो हैं, लेकिन इसमें बी कंगारू, व्हेल, फ्लाइंग फॉक्स ये सब बेबी बर्थ करने वाला है, ये एग नहीं देता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर प्लैटिपस राइट आंसर है। प्लैटिपस ये एग लेइंग मैमल है। ओके, ये ऐसा मैमल है जो अंडे देता है, प्लैटिपस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। what is it? 20 is dash is not a true fish. ओके, तो सिंपली ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि जो सचमुच का फिश नहीं माना जाता, बस उसको कह देते हैं फिश, एक्चुअल में वो फिश है नहीं। ओके, तो वो आपको चूज करना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं एनिमल किंगडम क्लास में समझाई हूँ, पूरे क्लास वाइज, सारे फाइलम वाइज, और फाइलम में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाई हूँ। तो आपको पता होगा कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए है डॉग फिश, जो डॉग फिश एक कार्टिलिजिनस फिश है, तो वाकई ये फिश है। सी हॉर्स ये बॉनी फिश है, तो ये भी फिश है। स्टार फिश फिश नहीं है, ये मैं आपको बताई थी, ये फिश ग्रुप में नहीं आता। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में आता है। ओके, ये इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में आता है, ये फिश कैटेगरी में नहीं आता। और जो फ्लाइंग फिश है वो भी एक बॉनी फिश है। तो बॉनी फिश ये ऊपर डॉग फिश, सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश ये तीनों के तीनों फिश ग्रुप के हैं, पर स्टार फिश ये फिश ग्रुप का नहीं है। ये आपका आ जाएगा इकाइनोडर्माटा फाइलम में, जो एक इनवर्टिब्रेट का फाइलम है, इकाइनोडर्माटा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, और बाकी ये तीनों जो है वो कॉर्डेटा ग्रुप का है, वो नन कॉर्डेटा का नहीं, वो कॉर्डेटा ग्रुप का है। कॉर्डेटा के अंदर ये फिश ग्रुप का है ये तीनों, पर ऑप्शन सी ये नन कॉर्डेटा ग्रुप का इकाइनोडर्माटा फाइलम का है स्टार फिश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now move on next question. Question number 21. 21 is what? 21 is
Which one is a characteristic feature of phylum Arthropoda? It is also very easy question. मैं आर्थ्रोपोडा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई हूँ और आर्थ्रोपोडा में आपको मैं मीनिंग भी समझाई थी कि यहाँ पे आर्थ्रोज मतलब होते हैं जॉइंटेड एंड पोडाज मीन्स होते हैं अपेंडिजेज, यानी कि वैसा एनिमल जिसमें उसके जो पैर होंगे, जो अपेंडिजेज होगा वो जॉइंटेड टाइप होगा। जैसे कि एग्जांपल में भी मैं बता दे रही हूँ, जैसे आप मॉस्क्यूटो देख लीजिए, मॉस्क्यूटो है, फिर आप स्पाइडर देख लीजिए, स्पाइडर के पैर आप देखोगे ऐसे जॉइंटेड होते हैं। ओके, तो ये आर्थ्रोपोडा नन कॉर्डेटा ग्रुप का एक फाइलम है। नन कॉर्डेटा का ये एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें जॉइंटेड अपेंडिजेस वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और ये जॉइंटेड अपेंडिजेस वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल हैं, वो मेजरली इंसेक्ट हैं। ओके, और ये पूरे नन कॉर्डेटा ग्रुप में जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, ये लार्जेस्ट ग्रुप कहते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। ओके, पूरे 85% 90% ऑर्गेनिज्म इसी ग्रुप में आते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ग्रुप इसको माना जाता है, लार्जेस्ट फाइलम है ये नन कॉर्डेटा का। ओके, तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हो गया कि आर्थ्रोज मतलब जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडिजेस। जो जॉइंटेड अपेंडिजेस वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है यानी इंसेक्ट, वो इस ग्रुप में रखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ देखिए कौन सा है, कौन सा फीचर इससे आएगा। प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल, नो ये नहीं होगा। कॉलर सेल प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेटा ग्रुप में। ओके, जो नॉन कॉर्डेटा का ही ग्रुप है सिलेंट्रेटा, तो ये तो नहीं होने वाला। प्रेजेंट ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो होता है आपका प्रेजेंट रहता है इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में, और प्रेजेंट होता है आपका पॉरीफेरा ग्रुप में भी, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ रेडुला, रेडुला प्रेजेंट होता है, ये आपका रहता है एनालिडा में, तो एनालिडा में रेडुला प्रेजेंट होता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ जॉइंट अपेंडिजेस, यस इट इज़ राइट आंसर। अभी मैं आपको तुरंत बताई, इसमें जॉइंट अपेंडिजेस होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज फीचर ऑफ। ये डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? वाकई ये भी मैं आपको क्लास में बताई हूँ जब मैं आपको प्लांट किंगडम समझा रही थी, और प्लांट किंगडम में मैं बताई थी कि प्लांट के अंदर 5 डिवीजन होते हैं। 5 डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो सिक्वेंसली आपको लिखना है। ओके, फर्स्ट में ही होगा, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि ये धीरे धीरे ये डेवलपमेंट शो कर रहा है कि धीरे धीरे वो कैसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है प्लांट, तो वो शो करता है, तो ये सीक्वेंस होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट में आपका मैं बताई थी थैलोफाइटा मेंशन करोगे, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म में, फिर एंजियोस्पर्म में। तो मैं जो 5th ग्रुप आपको बताई थी जो कि एंजियोस्पर्म है, जो एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फूल आते हैं, और उसका सीड जो होता है वो कवर्ड होता है, क्योंकि फ्लावर आने से उसमें फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इस ग्रुप का नाम ही एंजियोस्पर्मी है। ठीक है, एंजियोस मतलब कवर्ड एंड स्पर्मी मीन सीड। तो कवर्ड सीड तभी बनेंगे जब फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फूल आता है, और फूल से वो फल बनता है, और फल के अंदर सीड होता है, तो सीड फ्रूट से कवर्ड हो जाता है, तो वो एंजियोस्पर्मी है। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो एंजियोस्पर्मी का ही है। जो एंजियोस्पर्मी में सीड का फॉर्मेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन के हेल्प से ही होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन फीचर्स हो जाएंगे एंजियोस्पर्मी ग्रुप के। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए है ब्रायोफाइटा, बी में टेरिडोफाइटा, सी में एंजियोस्पर्मी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंजियोस्पर्मी। ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म ये नहीं होगा। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन फीचर ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। Now move on next question. Question number 23. 23 is mycorrhiza is an association of। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये mycorrhiza किसको कहते हैं? जैसे कि मैं आपको बताई थी एक लाइकन होता है, वो भी एक कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंगस का, है ना। लाइकन, एल्गी और फंगस जब कंबाइंड हो जाता है, दोनों एक साथ होता है, तो उसको हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। वैसे ही मिकोरिजा भी है, ये दोनों किसके रिलेशनशिप का एसोसिएशन है? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है एल्गी एंड फंगस, ये नहीं होगा। एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये भी नहीं है। रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिकोरिजा बोलते हैं जो हायर प्लांट्स है ना, उस हायर प्लांट्स में और फंगस में जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों के बीच का, वो उसको मिकोरिजी कहते हैं। ओके,
तो ये मिकोरिजा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। ओके, ऑप्शन डी यहाँ बैक्टीरिया फंगस दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे एग्जैक्टली राइट है। रूट ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट्स के रूट्स हैं उसमें जो फंगस लगता है वो मिकोरिजा एसोसिएटेड है उसी से। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। what is it? Question number 24 is the member of rhodophysi are commonly called। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में समझाई हूँ, सिर्फ इसका आप मीनिंग ही देखोगे तो मीनिंग से ही आपका इसका कॉमन नेम बन जाएगा। रोडो मीन्स ही होता है रेड एंड फाइसी मतलब ही होता है प्लांट। ओके, मीन्स रेड प्लांट। रेड प्लांट जो है वाकई ये कॉमन रेड प्लांट हो गया, पर ये फाइसी वर्ड रिलेटेड है एल्गी से। ओके, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ओके, तो आपको मैं क्लास में बताई थी कि एल्गी को मेजरली 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, एक ग्रीन एल्गी, एक ब्राउन एल्गी और एक रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं क्योंकि क्लोरोज मतलब ही ग्रीन होता है, और फायोफाइसी कहते हैं, फायो मतलब ब्राउन होता है इसलिए वो ब्राउन एल्गी हो गया, एंड रोडो मीन्स रेड जो कि रोडोफाइसी से रेड एल्गी बन गया। तो रोडोफाइसी का कॉमनली कॉल्ड ये क्या हो रहा है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए लिखा हुआ है ब्राउन एल्गी, बी है ग्रीन एल्गी, सी है रेड एल्गी एंड डी है ब्लू एल्गी। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेड एल्गी। ओके, तो रोडोफाइसी का कॉमन नेम रेड एल्गी हो गया। Now move on next question, question number 25. What is it? Question number 25 is dominant pigment in chlorophysi। chlorophysi जो है यानी जो ग्रीन एल्गी है, जैसे कि ग्रीन एल्गी में कुछ एग्जांपल आपको बता देती हूँ, यूलोथ्रिक्स है, वॉल्वॉक्स है, ओडोगोनियम है, तो ये सब कुछ है, स्पाइरोगैरा है, ये सब कुछ कॉमन ग्रीन एल्गी का एग्जांपल मैं बताई। ये सब जो ग्रीन एल्गी हैं, इस ग्रीन एल्गी में डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा अपने पिगमेंट को एक्सप्रेस कर पाता है। मैं आपको क्लास में बताई थी बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल के ही टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये तरह तरह के क्लोरोफिल हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कलरफुल पिगमेंट भी होते हैं, जैसे जेंथोफिल है जो येलो कलर एक्सप्रेस करता है, कैरोटेनॉइड है जो ऑरेंज एक्सप्रेस करता है, फ्यूकोजेंथिन है जो ब्राउन पिगमेंट एक्सप्रेस करता है, तो और भी बहुत सारे पिगमेंट हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रीन एल्गी के लिए पूछा जा रहा है, तो ग्रीन एल्गी के लिए डोमिनेंट कौन सा होगा वो पूछा जा रहा है, तो ग्रीन एल्गी के लिए क्लोरोफिल ही होगा, पर वो भी कैसा क्लोरोफिल ये आपको चूज करना है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और डी में दिया हुआ है बोथ ए बी, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों ही डोमिनेंट होता है और दोनों ही डोमिनेंट पिगमेंट की वजह से ये ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों ही डोमिनेंट है क्लोरोफाइसी में, ग्रीन एल्गी में। ओके, देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26 is which of the following is not an example of green algae? Okay, green algae का जो example नहीं है वो choose करना है। तो वॉल्वॉक्स अभी मैं तुरंत बताई, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, क्लेमिडोमोनास ये भी ग्रीन एल्गी है, कारा ये भी आपका ग्रीन एल्गी है, एंड दी लेमिनारिया, ये लेमिनारिया ग्रीन एल्गी नहीं है, ये ब्राउन एल्गी है, इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, लेमिनारिया ब्राउन एल्गी होता है, तो आपका क्वेश्चन ही यही था कि ग्रीन एल्गी जो नहीं है वो चूज करना है, तो ये लेमिनारिया ग्रीन एल्गी नहीं है। ओके, now move on next question, question number 27। question number 27 is in rhodophysi the food is stored in the form of, it is also very easy question, मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट करके बताई थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, और देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होते हैं उसको क्या कहते हैं। ओके तो आपको लिखा हुआ है ऑप्शन ए मैनिटॉल, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी लेमिनारियन और ऑप्शन डी फ्लोरिडियन स्टार्च। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो रेड एल्गी है उस रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च कहलाता है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। What is it? Question number 28 is a commercial product agar which is used to grow microbes is obtained from।
बोला जा रहा है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, यानी इसको व्यापार में यूज करते हैं, ये मार्केटिंग होती है अगर की। तो ये जो अगर होता है ये यूज होता है कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। माइक्रोब्स को क्यों ग्रो करते हैं? माइक्रोब्स जैसे कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, यानी कि जो बड़े बड़े शहर में से फीकल मैटर रिलीज होता है, वो फीकल मैटर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाता है पास के रिवर में। तो उसको पॉल्यूट होने से बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो सीवेज को ट्रीट करके उसके बाद उसको वाटर में रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान भी माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बहुत सारे और भी अदर भी बहुत सारे वर्क हैं जिसमें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन के वेलफेयर में बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज है। तो उस माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए अगर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अगर किससे निकाला जाता है, ये अगर किससे ऑब्टेन किया जाता है, वो आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गैलिडियम, ऑप्शन बी ग्रासिलारिया, ऑप्शन सी कैराजीन एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो गैलिडियम है, ऑप्शन बी ग्रासिलारिया है, दोनों के दोनों रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं, ओके। और रेड एल्गी से ही अगर निकलता है, अगर आपको एग्ज़ाम में थोड़ा ऑप्शन बदल दिया जाए तो भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन में एग्जैक्टली उसका एग्जाम्पल नहीं देकर ऐसा लिख दे रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, तो आप ऑप्शन चूज करोगे रेड एल्गी, ओके। रेड एल्गी से अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये दोनों एग्जाम्पल जो है ए एंड बी, ये बोथ आपका रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। तो इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ए एंड बी, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, what is it? Question number 29 is टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, यस इट इज ऑल्सो वेरी इजी। मैं आपको बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, ओके। जैसे सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में, वैसे ही राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो आपको यहाँ पर डीएनए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको पूछा जा रहा है कि राइबोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में वो कितने यूनिट का होता है, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताई ही थी कि एक 70s की यूनिट होती है और एक 80s की यूनिट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एस वाली होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 70s वाली होती है, ओके। तो ये ऑप्शन ए में ही आपको आंसर मिल गया कि राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में 70s वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं 30 नंबर में, ये फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करना है जो गलत है, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए लिखा हुआ है एमिलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, यस ये एमिलोप्लास्ट, ये प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्लांट लीफ में और प्लांट में एमिलोप्लास्ट एक साइट है जिसमें कुछ स्टोर होता है, तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, तो ये करेक्ट है, ये फॉल्स नहीं है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, यहाँ पे ऑप्शन बी ये रॉन्ग दिख रहा है, ये रॉन्ग आंसर है, ये फॉल्स है। आगे भी मैं देखूंगी कि कोई और फॉल्स तो नहीं, पर ये तो फॉल्स है, क्योंकि एल्यूरोप्लास्ट स्टार्च स्टोर नहीं करता, वो प्रोटीन स्टोर करता है, ओके। तो अगर ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जाए तो आप उसका भी आंसर कर सको, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूरोप्लास्ट स्टार्च नहीं प्रोटीन स्टोर करता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी लिखा हुआ है इलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल, यस ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, यस क्लोरोप्लास्ट ही है जो एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल उसको ट्रैप करके रखता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ओके। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, सी एंड डी ये तीनों करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका फॉल्स स्टेटमेंट हुआ और यही आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर नहीं होता, इसमें प्रोटीन स्टोर होता है, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ओके।
Question number 31. 31 is in cell cycle replication of DNA takes place at it is very easy question. ये बहुत आसान सवाल है आपके सामने, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास में ही बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। इस वजह से मैं आपको क्लास में अच्छे तरीके से इंडिकेट भी की थी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मीन्स डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, मीन्स डीएनए जो कॉपी होता है, वो डीएनए कॉपी होने का प्रोसेस कौन से स्टेज में होता है, सेल डिवीज़न के किस स्टेज में आपको ये मिलेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सेल साइक्लिंग जब होती है तो सेल डिवीज़न के दौरान वो जो पूरा सेल साइकिल में एक इंटरफेज होता है, और इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, एम फेज यानी वो डिवीज़न फेज है, और ये इंटरफेज जो है वो इंटरफेज के अंदर 3 फेजेज आते हैं, वो स्पेशली G1 फेज, G2 फेज और एस फेज। मीन्स ये सिक्वेंसली अगर बोलूँ तो G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस यानी कि एस फेज, और G2 फेज यानी सेकेंड ग्रोथ फेज। ओके, तो ये सीक्वेंस चलता है सेल साइकिल का। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको हल्का मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये एक सेल साइकिल का 15 एटलीस्ट अप्रॉक्स 15 आवर्स का माना जाता है, 15 घंटे का ये कंप्लीट साइकिल होता है, जिसमें कि यहाँ पर आपको एक एम फेज मिलेगा। एम फेज यानी कि ये डिवीज़न फेज है, एम फेज माइटोसिस और मियोसिस फेज। तो एम फेज है, एम फेज के बाद आपको इस साइकिल में 3 और मिलेंगे गैप, जिसमें कि फर्स्ट वाला जो है वो G1 फेज है, सेकंड वाला जो है वो एस फेज है, और थर्ड वाला जो बनाया गया है वो है G2 फेज। ओके, तो ये G1 फेज कहने का मतलब हो गया फर्स्ट ग्रोथ फेज, एस फेज मीन्स सिंथेसिस फेज, और G2 मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज। तो डिवीज़न होने के बाद जब न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, जो डॉटर सेल है, वो एंटर करता है फर्स्ट ग्रोथ फेज में। ओके, फिर वो ग्रो करके एस फेज में पहुंचता है, फिर वो फाइनली ग्रो करने के लिए G2 फेज में पहुंचता है। तो ये फाइनली 3 स्टेप जो है, ये कंप्लीट का कंप्लीट 3 स्टेप इंटरफेज कहलाता है। इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद फिर वो एम फेज में एंटर करता है, यानी डिवीजन फेज में एंटर करता है। ठीक है, और इसी में आपका कहीं एक कुशन फेज भी आता है, वो एक रेस्ट फेज होता है जिसको G0 फेज कहते हैं। ठीक है, वो एक खास कंडीशन में होता है जब सेल अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं होता है, सेल अच्छे तरीके से जब डिवाइड नहीं कर पाता है, तब फिर उसका एक G0 फेज आता है जो कुशन फेज कहलाता है, रेस्ट फेज कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें बात करनी है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, मतलब कि ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस फेज में होगा। ये डिवीजन फेज का पार्ट नहीं है, ये जब ग्रोथ हो रहा होता है उसी दौरान, ग्रोथ फेज यानी कि ये जब इंटरफेज हो रहा होता है उसी के किसी एक फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ओके, डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन होता है, यानी डीएनए कॉपी करता है, तो वो फेज है ये एस फेज। ओके, एस फेज, ये एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है। ओके, तो ये सिंथेसिस फेज आपका राइट आंसर हो गया। एंड ऑप्शन ए में लिखा हुआ है G1 फेज, तो ये तो नहीं होगा, मैं अभी बता दी। G0 फेज भी नहीं होगा, एस फेज, ऑप्शन सी इज द एस फेज इज द राइट आंसर, और डी में G2 फेज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. What is it? Question number 32 is which one is also called as reductional division of cell cycle? ये तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी तुरंत बताई कि जो रिडक्शनल डिवीजन होता है वो मियोसिस को बोलते हैं, है ना। किस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेल है, वो कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल का जब डिवीज़न होता है तो वो डिवाइड होकर के हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिडक्शन हो गया, यानी उसमें कमी हो गई, वो हाफ हाफ में कन्वर्ट हो गया। जैसे ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो फाइनली डिवाइड करके 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बनाएगा, तो इसको मियोसिस बोलते हैं। ओके, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए बी में मियोसिस लिखा हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, अभी मैं तुरंत आपको समझाई। हाँ, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 33. What is it? Question number 33. The process of crossing over takes place at, ये भी मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करके और आपको बताई थी, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी, और इंडिकेट भी की थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर कौन से
प्लेस पर कौन से फेजेस में होता है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि माइटोसिस एंड मियोसिस, दो जो टाइप के डिवीज़न है, उस दोनों टाइप के डिवीज़न में जो मियोसिस डिवीज़न होता है, उस मियोसिस डिवीज़न के फेज में ये आपको मिलेगा। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मियोसिस में होता है। तो मियोसिस डिवीज़न में आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। तो कौन से फेज में मिलेगा, ये बात आती है। तो जब मियोसिस का फर्स्ट डिवीज़न होता है, ठीक है, मियोसिस 2 बार डिवाइड करता है, फर्स्ट डिवीज़न एंड सेकंड डिवीज़न। तो जब फर्स्ट डिवीज़न में प्रोफेज 1 होता है ना, उस प्रोफेज 1 का जो स्टेप है, डिफरेंट फेजेज़ हैं, उस फेजेज़ में कौन से फेज़ का नाम आएगा वो आपको बताना है। तो क्रॉसिंग ओवर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पैकिटिन। ओके, पैकिटिन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। ओके, क्रॉसिंग ओवर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बता चुकी हूँ कि जैसे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ये देखिए, ये रहा क्रोमोसोम, है ना? तो ये क्रोमोसोम के बीच में ये जो नॉड्स लगे हुए हैं, ये नॉड को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये जो मैं थ्रेड जैसा बनाई हूँ, ये क्रोमैटिड्स कहलाता है। ओके, तो जब मियोसिस हो रहा होता है, तो उस दौरान आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि ये डिवीज़न हो रहा है, तो डिवीज़न से पहले ही ये कॉपी कर चुका होता है। तो कॉपी करने से इस तरीके से ये टेट्राड स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, तो ये जब क्रोमोसोम होता है, तो 2 क्रोमोसोम जब इस तरीके से बनते हैं, तो उसमें उसका क्रोमैटिड ऐसा ओवरलैप हो जाता है। ओके, तो जब ये क्रोमैटिड ओवरलैप कर जाता है ना एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो क्रोमैटिड है, ये मैं अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो जब 2 जो क्रोमोसोम है, उसका क्रोमैटिड जब ओवरलैप हो जाता है, ये जो क्रोमोसोम है, ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और जो ये अंदर वाला क्रोमोसोम है, ये जो ओवरलैप किया, इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये ओवरलैप किया हुआ जो प्लेस है ना, ये प्लेस, उसको बोला जाता है, वो जगह जहाँ पे ये सब क्रॉस ओवर हुआ है, उसको काइज़्मा कहते हैं, या फिर वो जगह काइज़मेटा भी कहलाता है। ठीक है, तो ये काइज़्मा या काइज़मेटा भी बोलते हैं इसको। और ये जो प्लेस है जहाँ पे क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर वाला प्रोसेस होता है मियोसिस में। यही आपको बताना है कि ये क्रॉस ओवर आपको कब दिखेगा, कौन से फेज में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पैकेटिन है। जब आप मियोसिस के फर्स्ट फेज प्रोफेज में जाओगे और उस प्रोफेज में जाने के बाद पैकेटिन स्टेज देखोगे, तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में क्या है, चलिए मैं इधर इसको सेलेक्ट करूं। यस, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 34। 34 इज नन प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। जो नन प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट है एंजाइम का, वो आपको बताना है। कोई भी एंजाइम होता है, तो एंजाइम के जो भी कोई एंजाइम है, जो फैक्टर है एंजाइम का, ठीक है, चलिए मैं इसको ड्रॉ वाला इधर ले लूँ। जैसे कोई भी एंजाइम है, वो एंजाइम में एक बाहर की तरफ कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी लगे होते हैं, जो कि उसमें हेल्प करता है बाइंड करने के लिए। तो वही पूछा जा रहा है कि जो एंजाइम का नॉन प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो नॉन प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट को बोला जाता है कोफैक्टर। ओके, तो सिंपली आपका ऑप्शन ए में ही कोफैक्टर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, उसको बी में लिखा है एपो एंजाइम, सी में होलो एंजाइम, डी में प्रोटीनस एंजाइम, नो। तो जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होते हैं एंजाइम के, उसको बोला जाता है कोफैक्टर। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर फर्स्ट सेट। ओके, फिर मैं सेकंड सेट भी कराऊंगी। सेकंड सेट कराने के बाद मैं जब उसको अपलोड करूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि सेट 2 अपलोड हो गया है। ओके, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारा का सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से पता लग गया और अच्छे से आपको सारी बातें समझ आ गई, तो वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उसकी भी कुछ हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। ओके, और एग्ज़ाम आपका जनवरी में होने के चांसेस हैं, इसलिए आप पूरी तरीके से फुली प्रिपेयर हो जाइए, और जितना भी मैं आपको करा कर दे रही हूँ, इतना आपके लिए बहुत है। आप इसको अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हो, तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। ओके,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है सब यूनिट्स ऑफ एटीएस राइबोसोम इज, जो एटीएस राइबोसोम की यूनिट होती है उसकी सब यूनिट कितनी की होती है। मीन्स कि जो एटीएस यूनिट बनता है जो यूकैरियोटिक का स्पेशली है, ठीक है, मैं आपको क्लास में अच्छे से बताई थी कि सेल में जो दो टाइप्स के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसमें प्रोकैरियोटिक में दो सब यूनिट होते हैं, छोटे और बड़े। उसी तरीके से यूकैरियोटिक में भी दो सब यूनिट होते हैं, एक छोटे और एक बड़े। तो जो छोटी वाली यूनिट होती है प्रोकैरियोटिक की, वो होती है, छोटी वाली यूनिट प्रोकैरियोटिक की जो होगी वो 30s की होती है, और प्रोकैरियोटिक में जो बड़ी वाली यूनिट होती है वो 50s की होती है। अभी मैं जो कुछ क्वेश्चंस थे ऊपर उसमें भी मैं समझाई। तो छोटी वाली होती है 30s की और बड़ी वाली होती है 50s की। तो 30s जो और 50s को जब ऐड कर देते हैं, मीन्स ये बड़ी वाली यूनिट और छोटी वाली यूनिट जब दोनों मिल जाती है, तो फिर ये कंप्लीट जो सेट बनकर तैयार होता है ना, वो 70s का यूनिट बनता है, ठीक है। तो ये 70s वाली यूनिट बनकर तैयार होती है। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक में ऐसा होता है, बड़ी वाली और छोटी वाली ऐड होके, तो 30 और 50 मिल करके ये 70 इसलिए होता है क्योंकि ये 10s ओवरलैप है। ओके, यहाँ पर जो है ना ये 10s ओवरलैप्ड है, तो ये प्रोकैरियोटिक में 70s हुआ। तो आपको बोला जा रहा है कि 80s की सब यूनिट क्या होगी, जब 70s की सब यूनिट तो 30 और 50 हुई। तो मैं बता दूं कि यूकैरियोटिक सेल में जो छोटी वाली यूनिट होती है वो होती है 40s की। ओके, वो होती है 40s की, और बड़ी वाली जो यूनिट होती है वो होती है 60s की। ओके, तो जब आप बड़ी वाली यूनिट यानी 60s और 40s को ऐड कर देते हो, जब दोनों यूनिट मिल जाती है, दोनों सब यूनिट, तो ये कंप्लीट यूनिट जो बनता है वो बनता है 80s का। ओके, ये बनता है एटीएस का, जो यूकैरियोटिक का फीचर है। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, 20s, जब 60 और 40 ऐड होगा तो 100s होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ये 20s इस पर हाइड हो जाता है। ओके, छिपा हुआ होता है ये 20s। तो कंप्लीट जब मेजर करोगे तो ये 80s का निकलेगा। तो उस 80s की सब यूनिट कितनी हो जाएगी, एक 40s छोटी वाली और बड़ी वाली 60s, यही आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो जो सब यूनिट है एटीएस राइबोसोम की वो 40 और 60 है, तो 40-60 वाला जो है उसको चूज कर लीजिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 50 एंड 30, ये तो नहीं होने वाला। आपका ऑप्शन बी है 40s एंड 60s, दिस इज द राइट आंसर। 40-40, 60-20, नो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दी कि कैसे कैसे होता है। अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछ दिया जाए 70s, तो भी आप यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं तुरंत आपको बताई कि 70s की छोटी वाली 30 होती है और बड़ी वाली 50, यानी उसकी सब यूनिट 30 और 50 की होती है। ओके, तो क्वेश्चन अगर पलट के भी दिया जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर आपको सारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको अच्छे तरीके से अलग टॉपिक को एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी। ओके, तो चलिए आज ये फिनिश हो गया।